जनाब वसीम अल्ताफ साहब हमारे मुल्क के मारूफ दानश्वर हैं, और इनकी निगाहशात जो हैं वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि साउथ एशिया में मैंने देखा है, जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ने वाले हैं बड़े ज़ौक शौक से पढ़ते हैं, और इतनी सच्चाई के साथ खरा मौक़िफ़ उनका होता है, और इतनी वैरायटी देते हैं कि हम सब इनके चाहने वाले हैं। तो आजकल पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, ख़ास तौर पर जुडिशरी जहाँ तक ले गई है और जो पार्लियामेंट के सामने बिलमुकाबल खड़ी होगी है, इससे मेरा दिल बहुत दुखा है। तो वसीम साहब चूंकि एक क्लियर कट साइंटिफिक अप्रोच के अलमबरदार हैं, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि वसीम साहब से गुफ्तगू करके अपने नाजरीन को और अपने सारे दोस्तों को ये सुनाई जाए कि वो इस सारे पस मंज़र को किस तरह देखते हैं। तो वसीम साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी जुडिशरी जुडिशरी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि बंदयाल का ग्रुप या बंदयाल एक एक यानी जिस तरह वो एक अपनी सुप्रीम कोर्ट के नाम को इस्तेमाल करके जो कुछ कर रहा है, क्योंकि जो मैंने जिंदगी बस स्टडी की है वो ये है कि देखिए, कौम जो होती है उसकी नुमाइंदा पार्लियामेंट होती है जो उनके वोटों से चुनी जाती है, तो वो एक किस्म की उसकी इज्जत या उसका मुकाम जो है वो कौम ही होता है। तो उसके यानी पूरी पूरी कौम, 22 करोड़ कौम के नुमाइंदों के बिल मुकाबले एक गैर मुंतखब शख्स इस तरह खड़ा हो जाए, तो कोई भी डेमोक्रेटिक या इंसानी हकूक और आज़ादियों पर यकीन रखने वाला शख्स लाजमन दुखी होगा। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि जितनी भी तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता ममालिक हैं, उनमें पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, क्योंकि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है उस मुल्क के अवाम को, अवाम की उमंगों को, और उनकी जो रिफ्लेक्शन होती है मुल्क के अवाम क्या चाहते हैं, 22-23 करोड़ अवाम क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की रियासत चाहते हैं, किस तरह का मुल्क चाहते हैं, वो पार्लियामेंट के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। और पार्लियामेंट ही आइन बनाती है, और पार्लियामेंट ही आइन में तरामीम करने का इख्तियार रखती है, और पार्लियामेंट अवाम को जवाबदेह होती है। तो ऐसी सूरत में एक ऐसा शख्स जो कि इलेक्टेड नहीं है, जो किसी तरह पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में, अब वो बैठ के अगर 22-23 करोड़ अवाम की उमंगों को चैलेंज करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरी कौम को उस शख्स के खिलाफ मुतहद हो जाना चाहिए, क्योंकि असल जो ताकत है वो तो पार्लियामेंट है। यानी ताकत का सरचश्मा अवाम है, और अवाम की ताकत का मजहर पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट सुप्रीम। तो ये शख्स जो इस वक्त चैलेंज कर रहा है अवाम को, 23 करोड़ लोगों को, तो मेरे ख्याल में तो कौम को और बाकी जो भी इदारे हैं उनको डट जाना चाहिए एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो अपनी आमराना सोच के तहत एक सुप्रीम इदारे को अपने ताबे करना चाहता है। तो ये तो हम सबका फर्ज है कि हम आवाज बुलंद करें और इसका मुकाबला करें इस शख्स का। जी। वसीम साहब, वो देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त जितने तरक्की याफ्ता या महज़ब अक़वाम हैं, ये कंसेप्ट पाया जाता है कि जो इस तरह के अदारे जितने भी होते हैं, चाहे वो जुडिशरी का भी हो, तो उनकी आला तैनातियां जो हैं वो पार्लियामेंट के जेर असर या जेर ताबे होती हैं। हत्ता कि आप देखें अमेरिकन सेनेट में, वहाँ कोई एम्बेसडर भी लगना होता है, कोई बड़े ओहदे पे आना होता है, तो सेनेट से जो मुंतखब अदारा है उसकी मंजूरी लाजम है। पाकिस्तान में वो क्या अवामल हैं जिनके जेर असर यहाँ यानी इतनी खुद सरी आई। ये तो ठीक है कि आमरीत, पहले हम अस्करी आमरीत का रोना रोते रहे हैं, अब ये काली आमरीत भी आ गई है। तो बात यह है कि ये क्या अवामल बने जो पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए हम एक हिस्ट्री देख रहे हैं। ये अकेला ही नहीं है जो डिक्टेटर माइंड का आया, इससे पहले वो साकब निसार होता था, वो भी बहुत डिक्टेटर माइंड का था। उससे पहले वो एक क्या नाम था उसका, खोस्ता। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी। तो ये एक एक मुसलसल हम देख रहे हैं कि जुडिशियल मार्शल लॉ जिस तरह होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म को कुछ इस अंदाज से पेश किया गया है। तो इसके क्या अवामल है, क्यों इस तरह हुआ? आखिर अगर पाकिस्तान एक जमहूरी कंट्री है और हमारी पहले जान खातियों से नहीं छूट रही,
तो ये नया एक यानी नई मुसीबत, नई बला जमहूरियत के सर आके लग गई है। तो इसके बस मंजर में जानना चाहता हूँ। एक तो जो ये पूरा प्रोसेस है ना सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेशन का, ये बड़ा ड्यूबियस है। इसमें बड़ी डील्स होती हैं, लेन देन होता है। फिर आपको पता है कि एक लंबा अरसा यहाँ पे मार्शल लॉ रहा इस मुल्क के अंदर। 58 में पहला मार्शल लॉ लगा दिया गया था। और आप देखिए कि अब मुझे अभी कुछ अर्सा पहले पता चला, जस्टिस कॉर्नेलियस जो थे, जिनको बड़ा हमारे यहाँ एक एक आला में जाता है, जी हाँ। इवन उन्होंने भी अयूब खान के मामले के तहत हल्फ उठाया। उसके बाद फिर इवन भगवान दास जो थे, उन्होंने भी पीसीओ के तहत हल्फ उठाया। अच्छा, अब चूंकि वो फौजी हुकूमत होती है, तो फौजी एक वो सेटअप होता है, तो एक तो उसमें बहुत ज्यादा फिर इनको एक तरीके से ब्लैकमेल किया जाता रहा है। चावला के दौर में आप देखते हैं, उससे पहले। और बड़ा ड्यूबियस सा प्रोसेस है। यानी जैसे अभी आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले आजम नजीर तारड़ साहब ने बाकायदा तौर पे माफी मांगी है कौम से कि 2 जूनियर जजेस थे, उनको हमने एलिवेट किया सुप्रीम कोर्ट के पे। वो मेरिट पे नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको एक किसी डील के नतीजे में, अब डील का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया थी, अब कि वो सीनियर थे बहुत, तो उनको एलिवेट कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में उनको जस्टिस बना के लगा दिया गया। आपका पूरा प्रोसेस इनकी एलिवेशन का वही ड्यूबियस हो, और उस पर एक बड़ा क्वेश्चन हो। तो फिर ऐसे लोगों से जो डील्स के नतीजे में साफ का दामन वसीम साहब, आपने जिक्र किया तारड़ नहीं का। छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है, आप जैसे फरमाया आपने, ये बड़ा जरूरी है पार्लियामेंट्री इनका पूरा जो भी एक पूरी प्रोफाइल है उसको खंगालें, देखें कि ये शख्स वाकई इस काबिल है भी या नहीं कि ये इस इसको तरह की। सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, आपने अभी आजम नजीर तारड़ का जिक्र किया। देखिए सर, बड़ी अजीबोगरीब मुझे उसकी हरकत लगी हैं कि वो अभी देखें, जब ये सो मोटो के खिलाफ बात हो रही थी उस वक्त भी इसने जब ये सवाल उठा के इसको मादी से भी यानी लागू होना चाहिए, तो इसने उसकी भी मुखालफत कर दी। और इसने इसका मैं मजमूई तौर पे मैं जब उसकी शख्सियत उसको बात करके देखता हूँ तो एक क्लर्क का रूल आता है, यानी एक लीडर का वो क्लैरिकल अप्रोच में फर्क होना चाहिए। तो ये मुझे नहीं पता नून लीग वालों ने इसको क्यों लगाया हुआ है। इसको एक और इस तरह के तारड़ है डरावना सा, वो भी लोग बड़े तंग आते हैं। वो इधर की उधर मार रहा होता है, कोई लॉजिकल गुफ्तगू नहीं होती। वो पता नहीं वो कहते हैं वो किसी बड़े वो सदर जो तारड़ का वो कुछ अजीज है। तो मतलब इनको चाहिए कि अपनी नुमाइंदगी करने के लिए कोई इनके पास अच्छे लोग नहीं मिल सकते जो क्वालिटी के हों, और जिनको लोगों पे सुन के कई लोगों को देखते ही लगता है कि पता नहीं ये बंदे इधर उधर की मार रहे हैं। तो यानी बेहतर अरफान कादर साहब एक बड़े अच्छे एडवोकेट हैं, उनका एक बैकग्राउंड है। तो मुझे समझ नहीं आई कि इस तरह के लोगों को छोड़ के इन लोगों को जो बिल्कुल नाड़ी किस्म के या बिल्कुल छोटे हल्के माइंड के हैं उनको आगे क्यों किया गया हुआ जी, मैं अभी कहीं पे पढ़ रहा था, खबर थी कि दोनों है। तारणों को, हाँ, आजम नजीर तारण और अताब तारण को साइड लाइन किया जा रहा है। अच्छा, पीएमएल। नहीं इन्होंने देखे जो जो आज हम जिस हालत में पहुंचे हैं इसमें एक बल्कि क्वेश्चन ये भी आता है कि जब जैसे 18वीं तरमीम थी तो उसमें भी कुछ हुआ था जिसको बाद में इन्होंने वो इफ्तिखार चौधरी के प्रेशर में आके तो कई चीजें फिर 19वीं में गड़बड़ कर दी। तो इसमें पॉलिटिकल लोगों को भी, जमहूरी लोगों को भी स्टैंड लेना चाहिए कि हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती पे कोई समझौता नहीं करना है। गैर मुंतखब लोगों का ये हक नहीं है कि वो मुंतखब लोगों के ऊपर हुक्म चलाएं। लेकिन आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, स्टैंड लेना चाहिए इन लोगों को। लेकिन आप देखिए कि इवन पीएमएल जो है, वो मशाहिदुल्लाह पे स्टैंड नहीं ले सकी, तारिक फातमी पे स्टैंड नहीं ले सकी, परवेज रशीद पे स्टैंड नहीं ले सकी, निहाल हाशमी पे स्टैंड नहीं ले सकी। अच्छा, और फिर एक दिन आया, वो जो एक लॉ मिनिस्टर था जाहिद हामिद, उस पर स्टैंड नहीं ले सकी। तो फिर एक दिन आया कि फिर उन्होंने उन्होंने जब देखा कि इतनी स्पेस इन्होंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया, तो उन्होंने फिर मियाँ साहब को भी कहा कि ठीक है जी, अब आप भी जाएं। तो बात यह है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए।
आप क्यों स्टैंड नहीं लेते? आप क्यों अपने बंदों को कुर्बान करते रहे और आखिर में आपको भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा? तो मेरे ख्याल में तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आखिर क्यों नॉन इलेक्टेड लोगों के कहने पे कुर्बान कर दिए जाए, उनको फारिग कर दिया जाए। तो स्टैंड तो बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए ना, जब जब आप इतनी ज्यादा समझौते करेंगे तो दूसरे के ऊपर आने देंगे। वो आपने जैसे वो एक अरबी ऊंट का वो वाकया सुना है कि उसने थोड़ी खेमे में सर कर दे दो, आखिर उसने उसको निकाल बाहर किया। तो ऐसी ही सूरत हाल बनती है हमारे यहाँ। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप जितनी स्पेस देते जाएंगे वो दूसरा उतनी स्पेस गेन करता जाएगा और वो आखिर में ये होगा कि आपके पास कोई स्पेस नहीं रहेगी फिर वहां पर, और वो सारी स्पेस कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप रेजिस्ट करें। अच्छा। जो भी इस तरह की कोई डिमांड आती है उसका सामना करें और उसका मुकाबला करें आप। जी रेहान। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी क्योंकि जी ये कहा जा सकता है जी वो जमीनी हकीकायक होते हैं, आप आइडियलिज्म का शिकार हैं। तो अभी एक बाजार जी जो एतराज है, आप इसका क्या जवाब देते हैं कि जी जब आइन में लिखा हुआ है 90 दिन, तो फिर इलेक्शन हमने 90 दिन में आइन के मुताबिक, हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं, करवा के छोड़ दें हैं। जरा इसका मैं चाहता हूँ पोस्टमार्टम करें आप। देखिए, बात ये है कि अब सिर्फ जो है ना वो 90 दिन की बात नहीं है। इसमें और भी बहुत से रिक्विजिट्स हैं। मिसाल के तौर पे अब ये भी बड़ा जरूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक फ्री और फेयर इलेक्शंस करवा सके, और उसके लिए फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, उसके लिए फंड होनी चाहिए। और अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो फिर आप के लिए जरूरी नहीं है कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं। पहले तो आप ये देखें, सिर्फ 90 दिन की बात नहीं है, ये पूरा एक पैकेज है। अब आप 90 दिन को तो उठा लेते हैं, लेकिन इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि फौज ने कहा है कि हम आपको मैन पावर नहीं दे सकते। आपको फाइनेंस ने कहा है, पार्लियामेंट ने कहा है जी कि हम फंड नहीं दे सकते। तो जब इलेक्शन कमीशन फेयर और फ्री इलेक्शंस करवाने की पोजीशन में नहीं है, और फिर 90 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके ना, 90 दिन से तो आगे चलेगी बात। जी तो हाँ। फिर आप यानी अक्टूबर में अगर हो जाए, अच्छा फिर ये भी है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, ये भी हमारे आइन में लिखा हुआ है। तो ये क्या कि आपने अभी इलेक्शन करवाने हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फिर उसके बाद फेडरल के बाद में करवाने हैं, ये क्या बात है? जबकि आइन में ये भी लिखा है कि इलेक्शन देखिए एक ही दिन होने हैं। वसीम साहब, एक बात है, पहले आपको मालूम है शुरू में थे कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कौमी के 3 दिन बाद होते थे। फिर कहा गया कि जी वो असरअंदाज होते हैं, इसलिए ये 3 दिन का गैप नहीं होना चाहिए ताकि जीता हुआ जो पहले जीतेगा वो दूसरे पे असरअंदाज ना हो सके। अगर वो हाँ, कुलिया है तो ये वो कुलिया यहाँ भी तो लागू होता है। ऐसे ही ऐसे ही। और फिर दूसरी बात है जो अबूरी वो दूसरा सेटअप बनाया जाता है जो केयर टेकर। अब ये जब पंजाब में कल को ये दूसरे आएंगे, मरकज में केयर टेकर बनेंगे, क्या ये असरअंदाज नहीं होंगे? ये 101 प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी। इन चीजों को क्यों नहीं सोच, ये क्या जुडिशरी का काम नहीं था कि वो कौमी हवाले से चीजों को देखते? आइन का एतबार जरूर होना चाहिए, लेकिन अंधे होकर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन अब मसला यहाँ पे कानून और इंसाफ का और आइन का तो है नहीं ना। यहाँ तो अब ईगोज का टकराव हो रहा है। यहाँ पे तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे तो एक दूसरे के साथ तू तू मैं हो रही है, बल्कि यहाँ तक खबरें हैं कि हाथापाई भी हुई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट लेवल पे यानी ये हालात हों, धड़ेबंदी हो चुकी हो, बाकायदा तौर पे आप सियासत करने लगे, तो फिर जाहिर है इसी किस्म के फैसले होंगे। वसीम साहब, इस तरह लग रहा है जैसे ये जो बंदयाल ग्रुप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो सुप्रीम या इंसाफ की अदालत नहीं है, वो तहरीक इंसाफ की अदालत। यानी इतनी पार्टीबाजी। अब देख लें, शुरू से उसके तमाम फैसले सामने रख लें। कहते हैं जी जी वो जब वो उस वक्त अदम इत्मीनाद हुआ था तो उसको उन्होंने आइन के मुताबिक करार दे दिया। भाई उसमें चारा ही नहीं था, कोई गुंजाइश ही नहीं थी उसमें। जिस तरीके से जब तहरीक आई होती है अदम इत्मीनाद की, उसके दौरान असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। लेकिन
उसमें वजीर आजम ने तोड़ी, और ये कि उसमें जो डिप्टी स्पीकर है वो भी उसकी जुर्म में शरीक हुआ और प्रेसिडेंट भी शरीक हुआ। कितना बड़ा ये, यानी आप समझे गैर आईनी ये रोल अदा किया गया। उस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं। उस वक्त सो मोटो किधर था? सो मोटो ने अखीर की हुई है। एक हमारी यानी अदालती या वकला की तरफ से काफी अरसे से ये चीजें चल रही थी कि सो मोटो का शुतर बेमुहार, या ये जो बेलगाम या जो चल रहा है, ये जो हथौड़ा जिस तरह लगाया जा रहा है, ये इस पे कदगन लगनी चाहिए, इसको किसी जाब्ते में आना चाहिए। ये एक मुतालबा था जो हमारे अदालती सिस्टम में हमारे वकला की तरफ से भी बार बार उठता चला आ रहा था। आज जब उसका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हल किया गया, अल्लाह मैं तो इस हक में हूं कि सो मोटो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज स्वाबदीदी इख्तियार देने ही नहीं चाहिए मुलाजमों को, सरकारी मुलाजमों को। जहां सरकारी मुलाजमों को आप स्वाबदीदी इख्तियार देंगे तो बेड़ा गर्क वो करेंगे। तो अब बड़े आसान तरीके से जो सीनियर तरीन है उनको साथ करके उसको थोड़ी लगाम डालने की कोशिश की। इस पे कौन सा ऐसा हो गया था जिसपे इन्होंने अब जो जो कुछ अब किया जा रहा है, अभी वो बना नहीं एक्ट अभी, यानी वो अभी एक मुद्दत टाइम के बाद होना है, लेकिन ये पहले ही 8 मेंबर की बंच बना रहे हैं, कभी कोई ड्रामे कर रहे हैं। पहले 9 का बना, उसमें 4-3 का फैसला भी आया जिसमें ये क्लियर हुआ कि ये सो मोटो जो है ये नजायज उठाया गया है। ये सारी चीजें करके ये अब फिर नए से नए बेंच बनाए जाते हैं, कभी वो अपने सेक्रेटरी के थ्रू सर्कुलर जारी किए जाते हैं। तो इस सारे को आप किस तरह देख रहे हैं? ये इंसाफ है? जी, ये पार्टीबाजी है, ये सियासत है, ये धड़ेबंदी है, ही नहीं है इसके अलावा। और आप ये देखिए कि ये इस वक्त बेसिकली बंदयाल ने अपनी पावर शो का मुजाहरा किया है कि भाई मेरी ये पावर है, 8 बंदे मेरे साथ हैं। मतलब हम टोटल 8 बंदे हैं, 7 मेरे साथ हैं, 8वां मैं खुद हूँ, दूसरी तरफ 7 हैं। उसने ये बताने की कोशिश की है। और बेंच उसने बना दिया है, इसलिए बना दिया है कि यही बेंच फिर बाद में चलता रहे। जो भी वो गवर्नमेंट अभी एक लॉ बनाने जा रही है, उसका जाहिर है कि अभी कोई ना कोई जब वो लॉ बन जाएगा तो फिर फैसला तो होना है उसके बारे में। इन्होंने पहले ही बेंच बना दिया है, वो इसलिए बनाया है ताकि फिर यही बेंच फैसला करे। तो अब आप ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बॉलर ने अभी गेंद नहीं करवाई और अंपायर कहे कि ये नो बॉल है, यानी गेंद अभी हुई नहीं है और उसको नो बॉल करार दे दिया जाए। वो फिर हुजूम भी देखना पड़ता है। देखें ये इसकी क्या हैसियत है? एक तरफ पार्लियामेंट है, कौम का 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा अदारा पार्लियामेंट होता है, तो इन इतनी बड़ी जसारत, मैं तो अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक टोला उठ के कहे कि मैं पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझता। इनमें और बूटों वालों डिक्टेटरों में फर्क क्या होगा? देखिए वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है आपके इस पे सोशल मीडिया पे, जिसमें कि वो पहले जो जस्टिस साकिब निसार था, जिसको साकिब नासूर भी कहते हैं, उसने कहा था जी कि 5-6 MP ये तो मेरी जेब में पड़े हुए हैं, मैं उठा के उन्हें इधर से उधर कर लूं, उधर से इधर कर दूं। ये साकिब निसार ने कहा था। यानी ये इन लोगों की नजर में औकात है अवामी नुमाइंदों की, और ये लोग फैसले करते हैं वहां बैठ के। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि कोई बुनियादी फैसला साजी की जाए कि इस पे चेक्स रखे जाएं। तो बहुत जरूरी है ये। उसने इफ्तिखार चौधरी ने, साकिब निसार ने, खोसा ने तबाह बर्बाद करके रख दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट को, और इतनी बदनाम हो चुकी है कि आज लोग नफरत और हकारत से इन लोगों का नाम लेते हैं। देखे ना आलमी सतह पे इसकी क्या हैसियत है? इस वक्त हमारी जुडिशरी इंतहाई नीचे गिरी पड़ी है। लंबी बड़ी तादाद है जो केस जो अल्तवा में पड़े हुए हैं, बल्कि लाखों में है। तो उनकी फिक्र नहीं है, और ये अपनी चुदराहट दिखाने के लिए और बनाने पार्टी बाजियां कर रहे हैं, सियासी बने हुए हैं। ऐसे जैसे कि इंतजामिया भी कोई हैसियत नहीं रखती है, मुकरना भी कोई हैसियत नहीं रखती है, पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। ये आल इन आल है। प्रैक्टिकली इनको कैसे काबू किया जाएगा और कैसे इनको बेचे मिलाया जाएगा? देखिए जी, बात यह है कि हुकूमत ने एक सिविलाइज्ड महज़बाना तरीका इख्तियार किया है कि पार्लियामेंट के जरिए एक करारदाद पेश की है। और मेरा ख्याल है कि यही एक तरीका है इनकी जो अनलिमिटेड पावर्स हैं, और ख़ास तौर पे जो सो मोटो की पावर है, उसको कंटेन किया जा सके।
अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे ये इस तरीके को, यानी इस एक महज़ब अंदाज को रेजिस्ट करते हैं, और ये जो इनकी एक वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग जो जज हैं, बंदयाल ग्रुप जो है, वो कोई और तरीका अख्तियार करता है, तो फिर जाहिर है कि हुकूमत और पार्लियामेंट जो है वो भी फिर सामने आएगी, और फिर तो सीधा सीधा क्लैश होगा, और हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं। नहीं तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के तहत इनको तो न्यायालय नहीं देखिए, वो एक, आपको मालूम है वो नकवी जो जिसके बारे में यानी उसका स्कैंडल सामने आया, और इस शख्स ने कहा कि मैं हुकूमत को उसको इसको साथ बिठा रहा हूं मंच में, और मैं हाँ, हुकूमत को पैगाम दे रहा हूं। ये क्या पैगाम दे रहा है? ये कि जो बदमाशी करता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये जी, शर्म से डूब मरने वाली बात है। ऐसे ही तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ रहा है कि फैसले फिर एक सिविलाइज्ड अंदाज में शायद ना हो, फिर हुकूमत को भी, पार्लियामेंट को भी कोई सख्त और नापसंदीदा एक्शंस लेने पड़े। तो ये कुछ इस तरफ अब मामला जा रहा है। देखिए ना, अब पैसे पड़े हैं जो स्टेट बैंक के पास, यानी मेरे पैसे अगर किसी बैंक में पड़े हों और एक बंदा जाए और बैंक मैनेजर को पिस्तौल दिखाए कि जी वो फलां के अकाउंट में से पैसे निकाल के मुझे दे दो, तो ये तो कोई अंदाज और ये तो कोई तरीका नहीं है कि जी आप निकालें पैसे और निकाल के 21 अरब रुपया आप इलेक्शन कमीशन को दें और वो इलेक्शन कराए और हमें कंप्लायंस रिपोर्ट दे। ये तो कोई तरीका नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब मामलात जो हैं वो बहुत ही एक पिछली सतह पे जा रहे हैं, और इनकी बुनियादी जो वजह है वो एक बहुत ही अ, एक नापसंदीदा रवैया है बंदयाल और बंदयाल के साथ जो वो छड़ा है उनका। वसीम साहब, जिस तरीके से जी, उन्होंने पहले जुल्म किया था नवाज शरीफ के खिलाफ, जो फैसला दिया साकब ने, और जिसमें ये कहा गया कि जी पनामा में नहीं हुआ तो अकामा में धार लिया जाए, हमने तो किसी ना किसी तरह इसको आउट करना है, और ताहयात नहली कर दी गई। क्या ये मुतालबा हक बजानब नहीं है कि अगर इलेक्शन में जाना है तो पहले दोनों पलड़े बराबर किए जाएं? जी, बिल्कुल, ये जैसे आप फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्होंने तय कर लिया हुआ था कि नवाज शरीफ को किसी ना किसी तरीके से हमने नाअहल करार देना है, और उसमें कानून की भी गलत तशरीह की गई, और उसके बाद फिर वो जो जज था उसको भी ब्लैकमेल किया गया मुख्तलिफ खुफिया इदारों के ज़रिए, और बाद में फिर वो पुरस्रार हालात में वो वफात भी पा गया वो जो जज था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर घटिया से घटिया तरीका अख्तियार किया गया नवाज शरीफ को नाअहल करार देने का, और इसमें ये जज और खुफिया एजेंसी, पिछली खुफिया एजेंसी, अब तो वो नहीं है, और फौज, ये सब शामिल थे उसमें। जी, सर, ये सारे ये अमृतपाल जो खिचड़ी ये पक्की बनी हुई है, जो इस वक्त सारी कौम को इन्होंने बुखार चढ़ाया हुआ है, इसका आप एंड वो क्या कहते हैं, सुरुंग के उस पार रोशनी क्या देखते हैं आप? देखें जी, मुझे तो कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त एक सिस्टमिक फेलियर हो चुका है तमाम इदारों का। तमाम इदारे टूट फूट चुके हैं। यानी यानी पहले ये होता था कि अगर इस तरह के हालात होते थे तो फौज आके टेक ओवर कर लेती थी, लेकिन अब फौज के अंदर भी डिवीजन हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन हो चुकी है, पार्लियामेंट में, आपकी आपकी सोसाइटी में डिवीजन हो चुकी है, घरों में डिवीजन हो चुकी है। जज को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के तहत आउट कर दिया जाए, और काजी फायज ईसा एक ऐसा है जो जिसके सारी पिछले फैसले हमारे सामने हैं, और उसने आइन जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए जो उसकी खिदमात हैं, तो हम उससे उम्मीद रख सकते हैं भलाई की। और दूसरी बात यह है कि अभी जब ये कानून बन जाएगा, पास होने वाला है 20 को मेरा ख्याल है, तो उसके बाद क्या गुंजाइश रह जाएगी कि जो भी बैठा होगा वो उस तरह के थोड़े, तो उसकी आमराना अथॉरिटी तो खत्म हो जाएगी ना फिर, क्योंकि मुशावत से चलना पड़ेगा। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का भी तो फिर एक पूरा प्रोसेस है ना, उसमें ये लोग भी रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। अब वो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी दूसरा रेफरेंस फाइल हो गया है। तो अब बात ये है कि वहां पे भी एक जंग चल रही है
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये तो नहीं है कि वो एक दिन में फैसला कर देगी और वो मामला खत्म हो जाएगा। वो तो एक प्रोसेस है, वो चलेगा अभी। और दूसरी तरफ यानी दोनों तरफ से वो अभी रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं। तो इतना आसान भी नहीं है बंदयाल को हटाना। 20 के बाद 100 मोटो का जो कदगन जब लग जाएगी, और ये किस बुनियाद पे उसको गलत कह सकेंगे जब पार्लियामेंट की तरफ से एक प्रोसीजर एक्ट आगे कानून बन जाएगा, उसको किस तरह बाईपास किया जा सकेगा? है ना, वो अगर आपने किसी मामले को खराब करना है तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं है कि सिंपल मेजोरिटी से वो कोई इस तरह का कानून नहीं बनाए। सर, ये तो सिंपल क्यों नहीं हो? देखें, जब वो तो आइन की अमेंडमेंट हो ना, तो उसके लिए 2/3 होती है। ये अमेंडमेंट तो नहीं आइन की हो रही। अब मुकन्ना ने अगर ये प्रोसीजर तय किया है या पार्लियामेंट करती है, तो ये उसका राइट है। पार्लियामेंट बैठी काहे के लिए है? पार्लियामेंट नहीं, को वो फिर घर भेज दें। आपने मैं अगर बनाने सर मैं ज़ाब्ते। एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग किसी भी तरह का वो एक स्टांस ले सकते हैं कि जी ये आइन को की सही तशरीह नहीं है और आइन की तशरीह हमने करनी है। और हमारी तशरीह ये है कि चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे एक चेंज लाई जा रही है, लिहाजा ये 2/3 मेजोरिटीज के लिए चाहिए। मतलब वो ये स्टांस ले सकते हैं ना। अभी तक तो उन्होंने ये स्टांस लिया हुआ है, प्रेसिडेंट ने भी यही कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना आसान भी नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से ये कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन वो उनका कुछ और स्टांस है, प्रेसिडेंट उनके साथ है। तो ये इतनी आसानी से मामला तो हल नहीं होगा ये। अच्छा, ये अवाम, हमारे आम लोगों तक ये चीज पैगाम पहुंचना चाहिए। लोगों में इतना फहम होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो आइन की माँ है, वो वाली वारस है, वो मालिक है। ये एक चौकीदार का ये हक नहीं होता जो मालिक का हक होता है। वो यानी कोई भी मामला हो, तीसरी ये कौन होते हैं जब पार्लियामेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है, हिदायत कर रही है, एक्ट कानून बना रही है, ये कौन होते हैं उसको चैलेंज करने वाले गैर मुंतखब सर लोग? मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। ये तो मैं पहले शुरू में हम कह चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो। वसीम साहब, थैंक यू, आपका टाइम लिया।